पेडागोजी बाय अजय सर। साथियों, ये वो टेलीग्राम चैनल है जहां से आप लोग अपनी सभी क्लासेस की पीडीएफ और दिन भर यहां पर प्रैक्टिस करने के लिए यहां आप लोगों को क्विज लगातार मिलते रहते हैं और करंट अफेयर यानी कि रोजाना सुबह से लेकर शाम तक की जो भी खास न्यूज होती हैं वह आपको यहां पर लगातार मिलती रहती हैं। नमस्कार, मैं अजय सिंह खर्ब, स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। तो आइए अपनी आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आज हम यहां पर सीडीपी के कुछ बेहतरीन प्रश्न डिस्कस करने का काम करेंगे। रिया गुप्ता, मुन्ना कुमार, संध्या पांडे, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी साथी? अर्चना गुड मॉर्निंग, कृष्णा सेन गुड मॉर्निंग। उम्मीद है कि आप सभी की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो आइए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले मेरा आप लोगों से प्रश्न यह रहेगा कि व्हाट इज आईक्यू। अगर आप लोगों के पेपर में ना पूछे आपसे, लेकिन वैसे सामान्य जिंदगी के अंदर अगर कभी कोई आपसे पूछ ले कि व्हाट इज आईक्यू, आईक्यू क्या होता है, क्या जवाब दोगे आप लोग? जल्दी से बताओ, जवाब दो। आप जितने भी साथी लाइव बने हुए हैं। आदित्य शर्मा नमस्ते, पिंकी कुमारी गुड मॉर्निंग, आदित्य शर्मा गुड मॉर्निंग। देखो, संध्या पांडे ने कह दिया कि सर हम तो ना इसे इंटेलिजेंस क्वोशिएंट कह देंगे, यानी हिंदी में तो फिर हम बुद्धि लब्धि बता देंगे, है ना। इंटेलिजेंस क्वोशिएंट आप लोग जो भी बता रहे हो एकदम से गलत जवाब आपने दिया है। बेटा, आईक्यू जब भी आप लोगों के सामने शब्द आता है तो यह जरूर देखिए कि उसके साथ पूछा आप लोगों से क्या गया। यहां पर यह नहीं लिखा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईक्यू, आपसे सिंपल पूछा गया व्हाट इज आईक्यू। तब आप लोग याद करेंगे जैसे कि आपकी हाइट क्या है, आपका वेट क्या है, आप हाइट किस में मेजर करते हो, कौन सी यूनिट में, वेट आप अपना कौन सी यूनिट में मेजर करते हो। हाइट जैसे सेंटीमीटर में भी मेजर की जाती है, वेट जो होता है वो किलोग्राम में मेजर किया जाता है, करते हम लोग इसी तरीके से। ऐसे ही आप लोगों को याद रखना है कि जो हमारी बुद्धि होती है, आपकी मेरी सबकी जो इंटेलिजेंस होती है बेटा, उसे मापने के लिए हम लोग जिस यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, ऑलराइट। तो आईक्यू जो है वो एक यूनिट है टू मेजर द इंटेलिजेंस। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं छोटे छोटे से, लगता बड़ा आसान है, जैसे अभी तुरंत कह दिया था अरे सर इंटेलिजेंस क्वोशिएंट होता है या फिर फॉर्मूला बता देंगे इसका। यही गलती है जो हम लोगों को बहुत कुछ आते हुए भी पास नहीं होने देती है। जब तक आप इन छोटी छोटी गलतियों को नहीं समझोगे तब तक पेपर पास नहीं हो सकते हैं। कितने ही ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी परीक्षाएं 1, 2, 3, 4, 5 नंबर से रह जाती हैं, और वो जो बच्चे 4, 5 नंबर 1, 2, 3 नंबर से फेल होते हैं ना, उन बच्चों के फेल होने के पीछे जो कारण है वो प्रश्नों को ठीक से ना समझ पाना होता है, कि वो ठीक से समझ नहीं पाते। देखिए, नोट वाले क्वेश्चंस बहुत गलत होते हैं बच्चों के। जैसे हाइट और वेट को मेजर करने के लिए यूनिट होती है, ऐसे ही बेटा बुद्धि का मापन करने के लिए भी यूनिट होती है, इकाई होती है, और उस इकाई को ही हम लोग आईक्यू के नाम से जानते हैं। सो वी कैन से दैट आईक्यू इज द यूनिट टू मेजर इंटेलिजेंस। आपके पेपर में आपसे यह भी पूछा जाता है कई बार कि जो बुद्धि होती है क्या इसका ठीक ठाक मापन किया जा सकता है? तब आप कहेंगे इसका हम लोग बुद्धि का एग्जैक्ट एकदम सटीक मापन नहीं कर सकते हैं, लगभग और ठीक ठाक ही किया जा सकता है, सटीक एग्जैक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि बौद्धिक क्षमताएं जो होती हैं वो वातावरण से प्रभावित होती हैं और लगातार परिवर्तन होते रहते हैं। अब आपसे जब यह पूछा जाएगा कि इसकी फुल फॉर्म आप हमें बताओ, ये तो हो गया कि यह यूनिट होती है। जब फुल फॉर्म पूछी जाएगी तब आप फुल फॉर्म बता देंगे इंटेलिजेंस क्वोशिएंट होती है, और तैयार रहिएगा, पेपर में छोटी छोटी बातें वह आपसे पूछेगा, फॉर्मूला आपसे वह पूछेगा, MA/CA × 100 हम इसे कहते हैं।
अब मुझे एक बात आप लोग बताइए, अगर किसी बच्चे की MA बराबर है CA के, तो उस बच्चे का IQ क्या होगा? आंसर करो सभी जल्दी से। किसी बच्चे की मेंटल एज जो है वो बराबर है उसकी क्रोनोलॉजिकल एज के, तो उस वक्त उस बच्चे का IQ क्या होगा? जब मानसिक आयु भी हमारी वही हो जो हमारी कालानुक्रमिक आयु होती है, तब हमेशा हमारा IQ 100 ही निकल करके आएगा, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। आगे बढ़ेंगे बेटा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि सभी इंतजार में हैं। सभी इंतजार में हैं। कौन इंतजार में है? सभी। जानते हो, ये वो सभी लोग हैं जो आपके इर्द गिर्द आपकी ही दुनिया में रहते हैं, और इनमें से ज्यादातर वो लोग होते हैं जो आपके फेल होने का इंतजार करते हैं, और जब आप फेल होंगे तो फिर आपका मजाक उड़ाया जाएगा। नहीं हुआ ना, हो गया ना फेल, मुंह पे कोई नहीं कहता है, पीछे से लोग मजाक उड़ाते हैं। तो ये सभी लोग जो इंतजार में हैं आपके फेल होने के, आपके हारने के, आपके पिछड़ जाने के, याद रखिएगा इस बात को। इन सभी लोगों को आपको बहसबाजी करके, लड़के झगड़ करके कभी जवाब नहीं देना है, अपने परिणाम से लोगों को जवाब देना है। इस दुनिया को अगर आप लोग अपने परिणामों के माध्यम से जवाब देने का काम करते हो, तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न हम लोगों को दिया गया कि विकास कब शुरू होता है। यहां पर कई सारे बच्चे ना आते हुए भी गलत कर देते हैं। जैसे यहां पर हमें ऑप्शन दिया गया है प्री नेटल, इन्फेंसी, प्री चाइल्डहुड, पोस्ट चाइल्डहुड। कभी कभी वो फर्स्ट ऑप्शन ये दे देता है कि बर्थ से, जन्म से, वो एकदम गलत होता है। जब बात आती है विकास की, तो बेटा विकास शब्द का जो संबंध होता है, डेवलपमेंट का जो संबंध है, वो बदलाव से होता है। और कोई भी बच्चा हो, आप उस बच्चे के अंदर ये पाएंगे कि जो बदलाव होते हैं ना, वो जन्म से पहले शुरू हो जाते हैं। कब? जब बच्चा गर्भावस्था में होता है, और गर्भधान के समय से ही बच्चे में परिवर्तन आने शुरू होते हैं, और तब से लेके मृत्यु तक लगातार बच्चे का विकास होता रहता है। यहीं पर एक सिद्धांत भी आपके पेपर में दिया जाता है जिसे हम कहते हैं निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। चलिए, राइट आंसर इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 12 की हम लोग बात करते हैं। प्रश्न नंबर 12 में आप देखो, आपको क्या कहा गया है जल्दी से। समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त माने जाने वाली, ठीक है, ध्यान से देखो, समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाएं। जो जन सामान्य का मतलब यहां पर क्या है? वो सभी लोग जो आपके, मेरे, हम सभी के चारों ओर रहते हैं, हमारे इर्द गिर्द रहते हैं, ठीक है, उनमें जब, यानी हमारे समाज में विभिन्न लिंगों के लिए जो चीजें उपयुक्त मान ली जाती हैं कि भाई इस तरीके का ऐसा जो है ये महिलाओं के लिए होता है, इस तरीके का ऐसा जो व्यवहार है ये पुरुषों के लिए होता है, इस ढंग से, इस तरीके से पुरुषों को अपनी जिम्मेदारी निभानी होती है, ऐसे महिलाओं को अपनी जिम्मेदारियां निभानी होती हैं। ये जो इस प्रकार के विचार जो होते हैं, इसको हम लोग किस रूप में देखते हैं? ये बेटा रूढ़िवादिताएं कहलाती हैं। वो चीजें जो एक बड़े जन सामान्य की अवधारणाएं होती हैं, बड़े जन सामान्य की सोच होती है, और लगातार जनरेशन टू जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी वो चीजें आगे बढ़ती हुई चलती जा रही हैं। एक और बात मुझे आप लोगों से यहां पर पूछनी थी, सभी आप लोग बताइएगा। जैसे ये हमारा समाज है, समाज क्या है? लोगों का समूह। किन लोगों का समूह? वही सब लोग जो कि आपके मेरे चारों ओर रहते हैं, जो आपके चारों ओर रहते हैं, जो मेरे चारों ओर रहते हैं, ठीक है। समाज, समाज जो होता है, आप लोग उसको बदलते हुए पाते हो या नहीं? ओके कौसर, समाज को बदलते हुए पाते हो? बिल्कुल, समाज बदलता है। लेकिन एक छोटी सी बात मुझे बताना,
समाज में जो बदलाव आते हैं, उन बदलावों की जहां से आने की शुरुआत होती है, या जो लोग शुरुआती समय में सामाजिक बदलावों को लेकर के पहल करते हैं, क्या समाज उनको एक्सेप्ट कर पाता है? नहीं कर पाता। यहां पर मैं 2 एग्जाम्पल लड़कियों से ही जुड़े हुए देना चाहूंगा, वो आपके मेरे हम सबके समाज की हकीकत है। जब हमारी दादी, हमारी मां आपकी मेरी उम्र में रही होंगी या हमसे छोटी रही होंगी, तो क्या उन लोगों को जीन्स, टी शर्ट, शर्ट, शॉर्ट्स, हील्स, जो आज के जमाने में लड़कियां चीजें पहनती हैं अपने हिसाब से, क्या उनको पहनने की आजादी रही होंगी उस वक्त? लेकिन अगर किसी ने उस दौरान, उस वक्त इस तरीके से ड्रेसेस अपने तौर तरीके से पहनने की कोई शुरुआत की होगी, कोई जिक्र भर भी अगर किया होगा, तो शायद उसको कितना ही भला बुरा सुनने को मिल गया होगा, है ना? बहुत बुरा बुरा लोगों को सुनाया जाता है। लेकिन आज के समय के अंदर जब लड़कियां अपने मन माफिक अपने तौर तरीके से इस ढंग से अपनी ड्रेसेस पहनती हैं, तो उनको वैसे नहीं सुनाया जाता है जो अपनी मां दादी सबको सुनाया जाता रहा होगा। तो देखो, आज भी हमारे समाज में निरंतर बदलाव होते हैं, चाहे वो पुरुषों को लेकर होते हो या महिलाओं को लेकर के होते हो। तो जिन बदलावों को लेकर आज समाज में शुरुआत होती हैं, तो शुरुआती लोगों को बहुत बड़ा विरोध झेलना पड़ता है। उसके बाद में धीरे 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 वो चीजें समाज में सामान्य रूप लेती चली जाती हैं। धीरे धीरे सब लोग उनको एक्सेप्ट करते चले जाते हैं। शुरुआती समय में लोगों को बदलाव जो होते हैं ना, वो हजम नहीं होते हैं। तो इस सोशल स्ट्रक्चर में बदलाव जब आते हैं, तो आप ये मान करके चलो कि आज अगर आप रोक लोगे तो हमेशा नहीं रोक पाओगे, वो धीरे धीरे बदलेंगे। एक और एग्जाम्पल मैं लेना चाहूंगा। जब आप मैं काफी छोटे रहे होंगे, तब हम लोग सुना करते होंगे कि अरे उसकी शादी हुई थी, उसकी पत्नी ने तो घूंघट ही नहीं निकाला, अरे उसकी शादी हुई थी, उनके घर में तो घूंघट का रिवाज ही बंद हो चला है, ऐसी बहू आई है घूंघट ही नहीं करती है, सबसे पल्लू करना बंद कर दिया उसने तो, ठीक है। वो उस घर की औरतें भी उसका विरोध कर देती हैं। लेकिन आज जब हम आ चुके हैं इस जमाने में, 2023 का वक्त हमारा चल रहा है, दुनिया बदल रही है, चारों ओर वैश्वीकरण बढ़ता जा रहा है, तो हम लोग क्या पाते हैं कि अब घूंघट प्रथा जो है वो अगर कोई नहीं निभाता है, तो उसको लेकर के कोई बहुत बड़ा विरोध, कोई बहुत बड़े मजाक या उस तरीके की चीजें नहीं अपनाई जाती हैं। तो ये हमारा समाज है बेटा, शुरुआती समय में विरोध करेगा और बाद में वही लोग जो विरोध कर रहे थे उन चीजों को एक्सेप्ट करके अपने घर में, है ना, उन नियमों को बदल लेते हैं। तो अगर कभी कोई आप लोगों का विरोध जताता है, तो उनके सामने भले मत हंसो, लेकिन पीछे से जरूर हंस लिया करो। अरे आज जो तुम मेरा विरोध जता रहे हो, आज जो तुम मेरे अगेंस्ट खड़े हो, वो वक्त भी जल्द आएगा जब तुम भी बदल जाओगे। ये मैं आप लोगों को आज एग्जैक्ट जमीनी स्तर की चीजें बताया हूं, याद रखिए इन चीजों को। तो आप भी कोई बदलाव लेकर आना चाहते हैं समाज के अंदर, प्रयास करो, शुरुआत करो, बदलाव लेकर आओगे, विरोध झेलोगे, कोई दिक्कत नहीं है, एक जिंदगी है भाई, झेल लो विरोध, क्या दिक्कत है, बदलाव करना है तो। प्रश्न नंबर 13 हम लोगों से यह कहता है, डैश और डैश दोनों बच्चे की वृद्धि और विकास में एक निर्णायक भूमिका निभाते हैं। जी बिल्कुल निभाते हैं। आज आप में हम सभी जैसे भी हैं, हमारी वृद्धि और विकास जिस स्तर तक का बेटा आज हो चुका है, उसकी 2 मुख्य वजहें होती हैं। एक होती है हमारी आनुवांशिकता और दूसरा हमारा होता है पर्यावरण। इस आनुवांशिकता से हमारा आधार हमें मिला होता है और दूसरी ओर जो हमारा पर्यावरण होता है, इस पर्यावरण से हमें हमारा आकार मिला होता है। ऑलराइट, याद रखेंगे आप लोग इस बात को। चलिए, तो आपसे कभी यह पूछा जाए कि दोनों में से जरूरी क्या है, तब हम कहेंगे दोनों जरूरी होते हैं। बोथ आर इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। जो आनुवांशिकता है ये हमारा नेचर, प्रकृति होती है, और दूसरी ओर
पर्यावरण बेटा ये हमारा नेचर नहीं, ये नर्चर होता है, जिसे हिंदी में पोषण कहते हैं। चलो अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं, जल्दी से देखो। वो सर कह रहे हैं सच में सर आज का इंसान अपना खामी को नहीं देखता है, सिर्फ दूसरों का देखता है। तो ऐसे लोगों की आपको क्या टेंशन लेनी, भाड़ में जाने दो ऐसे लोगों को सर है। अपना सोचो, अपने पेपर का सोचो, लोगों का क्या है वो तो कहते रहेंगे कुछ ना कुछ। चलो स्कूलों के खेल के मैदानों और पड़ोस में डैश जहां एक बच्चा यह सीखता है कि स्थिति में समायोजित होने के लिए उचित तरीके से कैसे व्यवहार करना है। इसका आंसर ऑप्शन ए नहीं होगा और ऑप्शन डी नहीं होगा। आप ये देखो, यहां पर स्कूल का जिक्र हुआ है, यहां पड़ोस का जिक्र हुआ है, क्या यहां परिवार का जिक्र हुआ? परिवार का जिक्र नहीं हुआ। याद रखो, जब कभी भी परिवार के बाहर का जिक्र किया गया हो तब आपका जवाब हमेशा द्वितीय समाजीकरण यानी के गौण समाजीकरण होगा। द्वितीय ये ट्रांसलेशन एरर होता है, एक्चुअल तो इसको हम गौण कहते हैं। इसके अंदर हमारे द्वितीय समाजीकरण के अंदर, गौण समाजीकरण के अंदर जो जो चीजें आती हैं, सबसे पहले बेटा इसके अंदर स्कूल आता है, देन पीयर्स हम उम्र साथी आते हैं, और फिर आता है हमारा मीडिया। और जो पड़ोस होता है यह अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमारा गौण में भी आ सकता है और प्राथमिक में भी आ सकता है। प्राथमिक में क्या क्या चीजें आती हैं? प्राथमिक समाजीकरण का सीधा संबंध परिवार से होता है। जहां परिवार लिखा हुआ गया तुरंत समझ जाइए कि यह हमारा प्राइमरी सोशलाइजेशन की बात कर रहा है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हमसे पूछता है डिसलेक्सिया को लेकर के, काफी आसान है, बहुत बार आप लोगों को रटा हुआ है, रीडिंग डिसऑर्डर हम लोग इसको कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, लेकिन उससे पहले देखो, जिनकी भी ऐसी आदत है, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कि वो टेंशन दूसरे की बात से ले लेते हैं। वो ये कह देगा, वो ऐसे कह देगी, वो ऐसा सोच लेंगे, इसको बुरा लग जाएगा। आपकी जिंदगी है, अपनी जिंदगी है, और आपका जन्म दूसरे लोगों की बातों से भड़क, टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन लेने के लिए नहीं हुआ है। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो गई तो वो बेटा दिक्कत खुद से झेलनी पड़ेगी, खुद से उसके समाधान निकालने पड़ेंगे। कितनी भी बड़ी व्यवस्था आपके चारों ओर क्यों ना हो, वो व्यवस्था उन सब चीजों को झेलेगी नहीं, झेलना आपको ही पड़ेगा, आपकी जिंदगी में कुछ भी होगा तो। इसलिए दूसरे ये जब शब्द आता है ना दूसरे, तो ये समझ लो जहां दूसरा आ गया उसकी बात की टेंशन लेनी ही नहीं है। अगर कभी टेंशन जिंदगी में लेनी भी पड़ी तो अपने आप की लूंगा, अपनी लूंगा, खुद की लेंगे। दूसरे की किस बात की टेंशन भाई? ना वो हमारे साथ आए ना हमारे साथ जाएंगे, कभी नहीं लेनी है टेंशन दूसरे की। प्रश्न नंबर 16, इसमें आप देखो डिसकैलकुलिया की बात हुई है। डिस मतलब डिफिकल्टी, और कैलकुलिया का जो मतलब होता है वो होता है कैलकुलेशन से। जहां डिफिकल्टी इन कैलकुलेशन होती है, गणना करने में प्रॉब्लम हो रही हो, तो मैथ्स से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई ना। ये आ रहा है ऑप्शन नंबर बी में, जो कि एकदम सही हमें यहां पर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न हमारा यहां पर आता है, चलो जल्दी से देखो, प्रश्न नंबर 17। जल्दी से बताएं। करो आंसर। प्रश्न नंबर 17 समावेशी कक्षा की बात कर रहा है। समावेश जो सबको संभाले, इंक्लूसिव एजुकेशन, हमारी सबको संभाल लेने की बात यहां पर हो रही है। सामान्य बच्चा हो, विशेष बच्चा हो, सबको एक साथ शिक्षा यहां पर दी जाती है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता है। अंडर वन रूफ एजुकेशन हम यहां पर देते हैं। आंसर बनेगा बेटा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही।
प्रश्न नंबर 18 आप लोग देखो, समावेशी शिक्षा से 2 प्रश्न तो आपके पेपर में हर बार आते हैं, तो 2 क्वेश्चंस के लिए तो तैयार रहा करो। इंक्लूसिव एजुकेशन जो है हमें क्या कहती है, डैश बच्चे के अनुकूल बदल दी जाती हैं। देखो ये हमारा एडुकेशन सिस्टम जो होता है, इस एडुकेशन सिस्टम को हम लोगों को बदलना है। हां जी, बदलना है। एडुकेशन सिस्टम है किसके लिए, पहले ये देखो, ये एडुकेशन सिस्टम बनाया गया है बच्चों के लिए। याद रखना, टीचर के लिए नहीं बनाया गया है। ये बनाया जिसके लिए गया है, जिसको इसकी जरूरत है, वो ये बच्चे हैं। टीचर के लिए एजुकेशन सिस्टम नहीं बनाया जाता है। टीचर तो पार्ट है उस एजुकेशन सिस्टम का, इस बच्चे के लिए बनाया जाता है। तो इस बच्चे के अनुसार सबको बदलना होगा। चाइल्ड, इस बच्चे को नहीं बदलना है, बच्चे के अनुसार सिस्टम को बदलना है। तो सिस्टम का हिस्सा कौन है, टीचर है ना। राइट आंसर बेटा, ये पूरा सिस्टम बदलेगा। और याद रखो, टीचर सिस्टम का हिस्सा होता है। इसलिए कहा भी जाता है, कई बार आपने सुना होगा कि बच्चा फेल नहीं होता, फेल सिस्टम होता है। चलो एक एग्जांपल आप लोगों को हम देते हैं। आपकी क्लास के अंदर कुछ बच्चे हैं और उनमें से हम लोगों ने देखा कि 2 बच्चे फेल हो गए हैं। तो वो बच्चे फेल नहीं हुए, समावेशी शिक्षा ये कहती है इन बच्चों के अंदर जिस तरह की योग्यता थी, ये बच्चे जिस तरीके से जैसे समझ सकते थे, इन बच्चों के समझने के जो तरीके रहे होंगे, शायद आपने उस तरीके से इनको सिखाया ही नहीं। और जब तक आप इन बच्चों के अनुसार, इन बच्चों के स्तर पे जाके इनके हिसाब से नहीं सिखा दोगे, तब तक आप यही मान करके चलो कि बच्चे पास नहीं होंगे, बच्चे फेल ही होते रहेंगे। तो ये गलती किसी और की नहीं होती है, ये गलती हमारी होती है, ये गलती हमारी होती है। बच्चा फेल हो गया, पढ़ा नहीं। समावेशी शिक्षा कहती है वो पढ़ सकता था। आपने उस बच्चे में जहां कमी रह गई है, उस कमी को सुधारने के लिए प्रयास नहीं किए। एक बार प्रयास कर दिए, 2 बार कर दिए, क्या पता उस बच्चे के लिए आपको 5 बार प्रयास करने पड़ते। गलती तो सिस्टम की मानी जाएगी। सभी बच्चों में योग्यता होती है सीखने की, यह शिक्षा मनोविज्ञान कहता है। लेकिन ये चीजें सुनने में अच्छी लगती हैं, इतने एफर्ट्स करता कौन है? कोई नहीं करता जी इतने एफर्ट्स, जितने एजुकेशन साइकोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं। जितने भी आज तक शिक्षक बने हुए हैं, चाहे वो गवर्नमेंट टीचर हो या प्राइवेट टीचर हो, सभी इस बात को जानते हैं, सभी इस बात को मानते भी हैं कि हमें जो पढ़ाया जाता है, जो हमें बताया जाता है, अगर एक्चुअल उन सभी चीजों को लागू करके हम सिखा देवें तो बच्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। शिक्षा के प्रति योग्यताएं, प्रतिभाएं, क्षमताएं, विशेषताएं विकसित की जा सकती हैं। मानते सभी हैं इस बात को, मना कोई भी नहीं करेगा। अब ये प्रतिभाशाली बच्चा होता कौन है? प्रतिभाशाली बच्चा जिसका IQ 140 और उससे ज्यादा होता है। यदि कक्षा की गतिविधियां चुनौतीपूर्ण नहीं है तो वो महसूस करता है, बिल्कुल करता है। ये बच्चे जो होते हैं ना, चैलेंजिंग टास्क पसंद करते हैं, फास्ट फॉरवर्ड होते हैं, जल्दी से बाकी बच्चों के मुकाबले चीजों को समझ लेते हैं। अभी मैं आप लोगों को एक बात बताऊंगा। कभी कभी क्या होता है कि पूरी क्लास के अंदर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बड़े क्रिएटिव से होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो प्रतिभाशाली होते हैं, बाकी सब सामान्य होते हैं। तो उन सामान्य लोगों को उस क्रिएटिव से, उस गिफ्टेड से दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वो उन सबसे बेहतर है, वो उन सबसे आगे, उन सबसे जल्दी चीजों को उनसे अलग ढंग से कर लेता है। लेकिन जितनी उन सामान्य को दिक्कत हो सकती है, उससे कहीं ज्यादा उस क्रिएटिव बच्चे को, उस गिफ्टेड बच्चे को होती है, क्योंकि वो ये पाता है कि मेरी जो क्षमताएं हैं, मेरी जो स्किल्स हैं, मेरी जो एबिलिटीज हैं, वो यहां पर सही तरीके से इस्तेमाल हो ही नहीं पा रही हैं। उनके अनुसार मुझे माहौल, व्यवस्था मिली ही नहीं हुई है। आप लोगों को मैं बता दूं, आप लोगों को तो आज अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करनी है नौकरी लेने के लिए। लेकिन चाहे प्राइवेट सेक्टर हो
और चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, वहां पर कितने ही ऐसे एम्प्लॉय होते हैं जो इस बात की वजह से काफी बोर्ड फीलिंग के अंदर होते हैं, उनकी योग्यताओं का ही वहां पर सही तरीके से सही ढंग से इस्तेमाल नहीं हो पा रहा होता। प्रश्न नंबर 20, भारत के वर्ल्ड कप जीतने के बाद, देखो जी वर्ल्ड कप जीत गया भारत, आपके सामने सिचुएशन है, तो कोई वहां पर जश्न हंसते हुए मुस्कुराते हुए चिल्लाते हुए मना रहे होंगे, ऐसा होता है अक्सर, है ना। और यहां पर क्या कहा गया, कुछ के आंखों में आंसू थे। तो आंसू जो होते हैं उनका मतलब है ना सिर्फ इसी चीज से नहीं होता कि कोई दुख दर्शा रहा हो, तो इसका संबंध इस चीज से भी होता है कि खुशी में किसी के आंसू निकल आना। और कई बार हम लोग कहते भी हैं कि अरे खुशी के आंसू हैं ये, तो अरे तो खुशी में आंसू निकल आए हैं, है? तो राइट आंसर हमारा इसका क्या होगा, सभी लोगों के अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के तरीके अलग अलग होते हैं, व्यक्तिपरक होते हैं, एक जैसे एक ही ढंग से एक ही तरीके से सभी अपनी भावनाओं को व्यक्त करेंगे जरूरी तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं। तो यहां पर एक छोटी सी बात आप लोग देखो, जब इंसान के आंसू जो हैं बेटा वो खुशी में, गम में, सुख में और दुख में दोनों में निकल सकते हैं, दोनों में आ सकते हैं। तो क्या जो इंसान का मुस्कुराना है वो सुख में और दुख में दोनों में नहीं हो सकता? आपसे पूछ रहे हैं हम भाई, दोनों आपके मेरे हम सभी के एक्सप्रेशन हैं। जो इंसान के आंसू जो है वो खुशी में भी निकल रहे हैं और गम में भी निकल रहे हैं, तो क्या इंसान के जो हंसना है, मुस्कुराना है, वो दोनों में नहीं हो सकता? यस और नो? सोचना है इसके ऊपर, बताना। और याद रखो, हारा वही जो लड़ा नहीं। जो लड़ता है, जो मैदान में उतर गया, वो हारता नहीं है, वो सीख कर आगे बढ़ता है। प्रश्न नंबर 21, इसका राइट आंसर हमारा बहुत आसान है, ये बेटा मैकडूगल के द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। मैकडूगल के द्वारा एक और जिक्र किया गया कि हमारी जो इंस्टिंक्ट होती हैं वो बाय बर्थ होती हैं। ठीक है, आपके पेपर में भी पूछा जाता है कि इंस्टिंक्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन किसने दिया है, तो इन्होंने इंस्टिंक्ट थ्योरी दी और 14 इंस्टिंक्ट का इन्होंने जिक्र किया और कहा कि यह इन्नेट होती हैं, जन्मजात होती हैं, और सभी इंस्टिंक्ट का संबंध किसी एक इमोशन से होता है, ऐसा यह बताने का प्रयास करते हैं। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 22 बहुत बढ़िया प्रश्न हमें दिया गया है। इसमें पूछा गया है वाइगोत्स्की द्वारा किए गए मचान की अवधारणा। देखो मचान, स्कैफोल्डिंग क्या होता है? जब आप टेम्पोरेरी हेल्प किसी को देते हो, तो राइट आंसर हमारा इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षक से थोड़ा मार्गदर्शन, यानी जितने की आवश्यकता है उतना ही मार्गदर्शन देना। यहां पर हम लोगों से बात की गई, भारत में बहुत सारी भाषाई विविधता पाई जाती है। जी बिल्कुल पाई जाती है। प्राथमिक स्तर पर इस विविधता से संबंधित समस्याओं से निपटने के लिए बहुभाषी कक्षा में क्या किया जाना चाहिए? यहां पर क्लियर कर दिया कि बहुभाषी कक्षा है, यानी कि बहुत सारी भाषाओं को जानने वाले बच्चे मौजूद हैं। और अक्सर ऐसा ही होता है हमारी क्लास में कि बच्चे जो होते हैं वो अलग अलग भाषाओं को जानते हैं, तो आपके द्वारा कभी उन बच्चों को एक भाषा पर लेके नहीं आना है। आपको तो वहां पर सभी बच्चों को वो सभी भाषाएं सिखा देनी है, और वो तब सीख पाएंगे जब बच्चों के बीच में कम्युनिकेशन होगा, इंटरेक्शन होगा, संवाद होगा, और आप बच्चों को ऐसे मौके दोगे कि सभी अपनी भाषाओं में चर्चाएं कर पाएं। सभी बच्चे एक दूसरे को फिर ऐसे पाएंगे कि वो एक दूसरे से अलग अलग भाषाओं को और शब्दों को सीख लेंगे। ऑप्शन नंबर 23, तो हमारे लिए बहुभाषिकता जो है बेटा वो एक रिसोर्स होता है, पेपर में कई बार पूछा भी जाता है। तो ये लो, हमने यहां पर एक ट्राइंगल बना दिया है, ट्राइपोलर बना दिया है एजुकेशन को। एक और टीचर आया, चाइल्ड आया, सोसाइटी आई, बिल्कुल आया।
तो सोसाइटी और करिकुलम इनकी जगह एनवायरमेंट भी अगर दे दे तो भी दोनों सही होंगे, और ये जॉन डेवे के द्वारा दिया गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। वेरी गुड। हेंज वाली बात आप सभी को याद है, कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसको हेंज वाला कॉन्सेप्ट आता ना हो। हेंज वाला कॉन्सेप्ट बेटा कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया था। अब आप मुझे ये बताओ कि कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है हेंज डिलेमा वाला, उसमें वो नैतिकता की बातें करते हैं ना, तो नैतिकता के इन्होंने जो स्तर हैं वह कितने बताए हैं, और जो अवस्था है वो अवस्था कितनी बताई है। जवाब सभी देना कि सर इतने स्तर बताए हैं और इतनी अवस्था बताई है। स्तर बताए गए हैं 3 और अवस्था बताई गई है 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्लास को लाइक करते हुए बेटा एक बार सभी क्लास को जल्दी से लाइक कर देते हैं, ठीक है, और शेयर कॉर्बे। लड़ाई लड़ाई, आप लोगों की लड़ाई जो है वो किसी से नहीं है, किसी से नहीं है। आपकी लड़ाई बेटा खुद से है, अपने आप से है। आज जो आप लोगों ने सीटेट और बाकी टेट की अपनी तैयारी करनी शुरू की है इस क्लास के माध्यम से, तो खुद से लड़ाई लड़ना कि जिस दिन परीक्षा देने जा रहे हो और आज जब तैयारी शुरू कर रहे हो, तो इस दौरान आपने खुद को कितना बदला है, खुद को कितना बेहतर बनाया है। खुद से लड़ाई है, खुद को बेहतर बनाना है। वाइगॉत्स्की यहां पर हमें संज्ञानात्मक विकास के बारे में बताते हैं। बेटा वो डायरेक्ट कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर अपनी कोई थ्योरी नहीं दिए हैं, उन्होंने सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट के अपने कॉन्सेप्ट के अंदर सोशल इंटरेक्शन पे फोकस करते हुए ये कहा कि सोशल इंटरेक्शन ही वो माध्यम है कि जिसके द्वारा हम बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी कर पाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा रहेगा। प्रश्न नंबर 27 में आप लोग ये पाते हो कि मिड डे मील की हम लोगों से बात की गई है। मिड डे मील यानी कि आधे दिन के समय पर भोजन देना। जब बच्चा विद्यालय में आता है, आते ही उसको पढ़ाओ, लिखाओ, समझाओ, और फिर जब लंच का टाइम हो उस समय पर बच्चे को फ्री में खाना दो। सरकार की ओर से ये व्यवस्थाएं चल रही हैं, बच्चा उस खाने की खातिर विद्यालय में आ सके, वहां बैठे, वहां रुके और कुछ ना कुछ सीख सके। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नीड पर बेस्ड है, नीड से संबंध है, ठीक है, नीड। और जो नीड बेस्ड कॉन्सेप्ट है वो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच होती है, याद रखना। प्रश्न नंबर 28 हमसे कहता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया एक नियोजित अंतः क्रिया है, प्लान्ड इंटरेक्शन बिल्कुल होता है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हमारी जब शुरू होती क्लास में, उससे पहले टीचर अपने घर पे रह करके या विद्यालय में आकर के क्लास शुरू करने से पहले लेसन प्लान बनाता है, और क्लास में आकर के कुछ भी टीचर पढ़ाना शुरू नहीं करता है। प्री डिटरमाइंड गोल्स को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के अंदर प्लान्ड वे से अचीव करने का काम किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बेटा बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 29 तो बहुत ही आसान है। हमारे जो वेरिएबल होते हैं वैसे तो बेटा वो हमारे 3 हम लेकर चलते हैं, लेकिन सामान्य रूप से 2 का जिक्र करते हैं। एक स्वतंत्र होता है और दूसरा आश्रित होता है। स्वतंत्र शिक्षक होता है, आश्रित छात्र होता है। ऑप्शन नंबर सी। चलो, किस अवस्था में बच्चे आत्मसम्मान की भावनाओं की अधिक धारणा सहित अपनी स्वयं की व्यक्तिगत पहचान की एक मजबूत पहचान विकसित करते हैं? बात आ गई है अपनी खुद की पहचान, और जहां पर आइडेंटिटी क्राइसिस होता है और अपनी पहचान को लेकर के बच्चे काम करते हैं, यहीं पर बच्चा एक्टिव मेंबर ऑफ ग्रुप भी बनता है, और इसे हम किशोरावस्था कहते हैं। इसका समय काल क्या होता है ये आप मुझे कमेंट करके सभी बताएंगे। ऑलराइट, चलिए, आप में से ऐसा कोई है जो केवीएस की तैयारी कर रहा है और केवीएस में भी पीआरटी के इंटरव्यू की तैयारी कर रहा है? तो केवीएस पीआरटी का बेटा एग्जाम का रिजल्ट जल्द ही आने वाला है। सीटेट का रिजल्ट आपका इस सप्ताह में आने वाला है, तैयार रहेगा, ठीक है। मुलाकात करते हैं अगली क्लास में, तब तक सभी खुश रहो, स्वस्थ रहो और अपना ख्याल रखो। निर्भर नहीं रहना है,
स्वतंत्र बनना है, खुद से करना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, चलिए कल मुलाकात करेंगे। जय शिक्षक, जय भारत।